नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कहलाता है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और न्यूक्लियर आर्म्स के मामले में भी पाकिस्तान दुनिया में 5th नंबर पर रैंक करता है। लेकिन इस सब के बावजूद हर बार पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने की पोजीशन पर क्यों आ जाता है? क्यों हर 10 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है? जहां पहले पाकिस्तान अपने रीजन में इंडिया और चाइना जैसे ममालिक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्यों आज इसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी कमज़ोर हो गई है कि इसे अफ़गानिस्तान जैसे वीकेस्ट इकोनॉमीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है? पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी का सफ़र पाकिस्तान के वजूद में आते ही शुरू हो गया था, जब इसकी बुनियाद फॉरेन असिस्टेंस पर बनाई गई। इंडस्ट्रीज़ का भी ज़्यादातर हिस्सा इंडिया को ही मिला, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ एग्रीकल्चर के ज़रिए इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ा। इससे पाकिस्तान ने ग्रो तो किया, लेकिन यूएस और वेस्टर्न एलाइज की मिली हुई एड की बेसिस पर। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने पहली बार रिमार्केबल ग्रोथ अयूब खान के दौर में दिखाई थी, जिसे डिकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इस दौर में पहली बार पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन क्योंकि इस सेक्टर से आने वाली सारी वेल्थ को सिर्फ 22 फैमिलीज ही ऑन कर रही थीं, इसलिए इससे बढ़ती हुई इनइक्वालिटी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान फॉरेन डेट का एडिक्ट हो गया और पूरे तरीके से लोन्स और एड के ज़रिए चलने लगा। क्योंकि ये दौर अफ़गान वॉर का था, तो यूएस की तरफ से एड आने लगी, लेकिन इस एड से पाकिस्तान के लिए कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं की गई। 1990s तक पाकिस्तान का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मल्टीपल टाइम्स IMF से मदद मांगनी पड़ी। 9/11 अटैक्स के बाद पाकिस्तान यूएस की वॉर ऑन टेरर का फ्रंट लाइन एलाय बना, जिससे पाकिस्तान को यूएस एड के जरिए $33 बिलियन मिले। लेकिन इस बार भी पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बजाय इस टेम्पररी एड पर रिलाई किया। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की GDP ने 7% तक की ग्रोथ तो दिखाई, लेकिन ये ग्रोथ फॉरेन रेमिटेंसेस और कंज्यूमर स्पेंडिंग से हासिल की गई थी, किसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से नहीं, जिसकी वजह से 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक और बड़ा शॉक लगा और ये ग्रोथ 7% से गिरकर दोबारा 2% पर आ गई। 2008 के बाद से होने वाले बहुत से इवेंट्स ने पाकिस्तान की इस कमज़ोर इकोनॉमी को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, जैसा कि 2010 के फ्लड्स, फिर टेररिस्ट अटैक्स, कोविड-19 और 2022 में आने वाला एक और वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर, जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तान ने सरवाइव करने के लिए लोन्स लिए और आज ये लोन्स इस हद तक बढ़ गए हैं कि हर साल पाकिस्तान की GDP का 70% इन्हीं लोन्स को पे करने में खर्च हो जाता है और सिर्फ 30% से पूरा मुल्क चलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कोई भी सेक्टर तरक्की नहीं कर पा रहा। डॉक्टर हफीज़ पाशा, जो कि एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन मसाइल को ख़त्म करने और पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोबारा मजबूत करने का बताते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला इकोनॉमी नहीं है, बल्कि गवर्नेंस है। जब तक ये ठीक नहीं होती, पाकिस्तान यूं ही सफ़र करता रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को अब लोन्स और रेमिटेंसेस पर रिलाई करने के बजाय लाजमन अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी और इसके साथ ही करप्शन को भी ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि दोबारा पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगे। क्योंकि पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जिससे पाकिस्तान दोबारा एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भी नए रिफॉर्म्स पर काम किया जाएगा या दोबारा पुरानी मिस्टेक्स दोहराई जाएंगी।